हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे पॉलीमर के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड वाया। रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी है, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान। अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो पॉलीमराइजेशन होता है यानी कि पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन, उसमें ये एडिशन पॉलीमराइजेशन पूछ रहा है। ये दो तरीके से होता है पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के दौरान इस तरीके से होता है, जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास, इसका अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो ये सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा, देन एन एन नंबर ऑफ ये कंपाउंड लेंगे तो ये इस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से पॉलीमर बनाएगा। और यहाँ पे क्या एन नंबर ऑफ ये जो मॉलिक्यूल है वो रहेगा और ये जो है पॉलीमर बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलीमर। तो ये कैसा पॉलीमर है, ये एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर के दौरान समझ आ रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल है सेम मॉलिक्यूल ऐड होते जाते हैं, बस एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड होते जाते हैं, इसलिए इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करूँ तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें जैसे एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा इधर कंपाउंड है ए बी ए, इस तरीके से कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक मॉलिक्यूल इधर से ये जब एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे ए इस तरीके से पॉलीमर बनाएंगे, तो उस दौरान एक साइड प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी कि -B2 इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये एक हल्का फुल्का आइडिया दे रही हूँ ताकि ऊपर जो क्वेश्चन में कंडेंसेशन और एडिशन क्वेश्चन में जो एडिशन पूछा है उसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमर बनने के दौरान एक साइड प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ पे पॉलीमर बनने के दौरान कोई प्रोडक्ट नहीं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, बस एक बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये प्रोसीड होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी कौन सी वाली, एडिशन पॉलीमराइजेशन की, वो प्रोसीड होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मीन मोलर मासेस फॉर पॉलीमर एंड they are depend on experimental method like osmometry, light scattering, sedimentation. Correct relation between mean molar mass एंड दिस मेथड, इस मेथड और मीन मोलर मास के बीच करेक्ट रिलेशन बताओ कह रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड दी है ये किस मीन मोलर मास को निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं, फर्स्ट जो ऑस्मोमेट्री है, ऑस्मोमेट्री हमारी यूज़ होती है नंबर एवरेज मोलर मास के को निकालने के लिए, और ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ऑस्मोमेट्री कौन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो कि यूज़ की जाती है नंबर एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए, मोलर मास को निकालने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MN से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो किसके लिए होगा, MN के लिए, यानी कि नंबर एवरेज मोलर मास निकालने के लिए फर्स्ट वाली एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज होती है। फिर उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड है लाइट स्कैटरिंग मेथड। क्या है, लाइट स्कैटरिंग मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड। जो लाइट स्कैटरिंग मेथड है ये ऐसी एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो यूज़ होती है वेट एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए यूज़ होती है, वेट एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए, वेट एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए यूज़ होती है कौन सी, MW। ये वेट एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए यूज़ होती है लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो जो सेकंड वाला है उसके लिए हमारा MW आंसर रहेगा, यानी कि वेट एवरेज मोलर मास। देन थर्ड पूछा है इसने
सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन है उसका फुल नेम होता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। क्या है? सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड यूज होता है। सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो कि यूज होती है जेड एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए। जेड एवरेज मोलर मास को निकालने के लिए सेडिमेंटेशन मेथड यूज होती है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम जेड से। तो एम जेड हमारा किसके लिए? थर्ड के लिए, यानी कि सेडिमेंटेशन मेथड के लिए। क्या सेडिमेंटेशन मेथड किसके लिए यूज होती है? एम जेड के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उनके लिए हमारा आंसर है, फर्स्ट के लिए जो हमारा आंसर है वो है एम एन यानी कि नंबर एवरेज मोलर मास। दूसरे के लिए हमारा आंसर है एम डब्ल्यू यानी कि वेट एवरेज मोलर मास। थर्ड के लिए हमारा आंसर है एम जेड यानी कि जेड एवरेज मोलर मास। अगला क्वेश्चन है ए पॉलीमर हैज फॉलोइंग मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, उसके लिए मोलर मास दे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं द कैलकुलेट नंबर एवरेज मोलर मास एम एन फॉर द फॉलोइंग इज। जो ऊपर दे रखे हैं इनके लिए नंबर एवरेज मोलर मास निकालो कह रहे हैं। अब नंबर एवरेज मोलर मास का अगर फॉर्मूला देखें तो नंबर एवरेज मोलर मास एम एन इक्वल होता है समेशन एन आई एम आई अपॉन समेशन एन आई। ये नंबर एवरेज मोलर मास के लिए फॉर्मूला रहता है। इसमें एन आई क्या है? एन आई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एन आई किसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? और एम आई रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स का मास क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख लेंगे तो पहला जो हमारा पॉलीमर है उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 50 है, सेकंड के लिए 75 है। तो एम एन की बात करें तो एम एन कह रहे हैं समेशन है, समेशन यानी कि एन वन एम वन प्लस एम टू प्लस एन थ्री इस तरीके से होगा। तो एम वन देख लेते हैं। एन वन है 50, एम वन है 5000। तो 50 देखो एन और एम को मल्टीप्लाई करना है 50 इंटू 5000। ठीक है, 5000 को मैं 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दूँ। 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूँ। 5 इंटू 10 टू द पावर 3 को अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? 5000 के इक्वल ही होगा ना। तो इसको आगे क्या लिखेंगे? ये हमारा समेशन फर्स्ट के लिए हो गया। फिर समेशन लेना है यानी कि इस वैल्यू के बाद हमें प्लस करनी है सेकेंड वाली वैल्यू। सेकेंड वाली वैल्यू क्या है? 75 इंटू 6000। तो इसको 75 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख लेते हैं। इस पूरे को डिवाइड करना है समेशन एन आई से यानी कि 50 प्लस 75। क्या कर रहे हैं? ऊपर जो एन वन की वैल्यू है 50 है, एन टू की वैल्यू है 75 और एम वन की वैल्यू है 5000, एम टू की वैल्यू है 6000। उसके बाद इनको हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर एम एन की वैल्यू कितनी आएगी? एम एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो। देखो 5, इसको 5 इंटू 10 लिख सकती हूँ मैं। इसको 5 इंटू 10 लिखूँगी और इधर हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है। तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आ जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 25 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस ये वाली जो वैल्यू है उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी किसके अराउंड आएगी? अगर मैं इधर पे एक पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ पे जो 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में है। तो इधर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा
7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। पहले जो वैल्यू थी उसको वही रहने दो, बाद में लगा लेंगे। 10⁻³ और इधर अभी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 0 आएगा, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और इधर से कितना बच रहा था 3, 42 और 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटू 10⁻3। अब इस 10⁻, को 10, अगर मैं 10⁻³ को 4 बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट लगा के। नीचे वैल्यू है 50 + 75। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, इन दोनों में 10⁻4 सेम है, तो इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो 25 + 45 करेंगे, कितना आएगा 60 इंटू 10⁻4, इसमें क्या रहेगा कॉमन रहेगा, और नीचे आएगा 50 इंटू 75। यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, देन अरे सॉरी 50 प्लस है, प्लस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई लिख दिया। क्या होगा 50 + 75, ऊपर भी 0 एज इट इज़ है, इसको कैंसिल नहीं करना है। ये है, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो लगभग, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू है वो लगभग आएगी, इसको 10⁻, इसको अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे 125 के अराउंड आएगी। ये 60 है, ये 10⁻4 है। अगर इसको मैं 600 कर दूँ, अच्छा सॉरी, इधर पे जो 6 है वो 6 नहीं आएगा, अरे पीछे 5 और 5 को प्लस करें तो 0 1 कैरी आएगा, 4 6, इधर 7 आएगा, सॉरी इधर 7 आएगा, इधर 7 आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 70, फिर ऊपर वाली वैल्यू को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे इसको 700 करना पड़ेगा, फिर इंटू 10⁻3 कर लेंगे इसको, यहाँ वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर 125 इससे अगर कैंसिल करोगे तो तुम्हारा 5.6 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5.6 इंटू 10⁻3 आएगी। अगर इसको मैं खोल के लिखना चाहूँ तो ये इक्वल आएगी 5600 के इक्वल, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ MW एंड MN, वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास फॉर ए बाई डिस्पर्स पॉलीमर। एक बाई डिस्पर्स पॉलीमर के लिए MW एंड MN की जो वैल्यू है वो उनका रिलेशन क्या होगा। अगर मैं बात करूँ पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स की, तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो होता है MW/MN, MW/MN यानी कि वेट एवरेज मोलर मास अपॉन नंबर एवरेज मोलर मास। अब यहाँ पे पॉली डिस्पर्स की जगह क्या है, बाई डिस्पर्स, यानी कि जो ये पॉली डिस्पर्स इंडेक्स है, पॉली डिस्पर्जन इंडेक्स है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 रखेंगे MW/MN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, MW किसके इक्वल होगा, सिर्फ मुझे MW लेना है तो किसके इक्वल होगा 2MN के, और अगर मुझे MN इस तरीके से दिया होगा MN इक्वल तो क्या रहेगा, MW को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा आंसर, क्योंकि ये रिलेशन ही पूछा है, तो MN जो होगा MW का हाफ होगा और MW जो होगा MN का डबल होगा। क्वेश्चन में यही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर सच एज पॉलीपायरोल एंड पॉलीथायोफिन विच मेक देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। ये कह रहे हैं जो पॉलीमर होते हैं जैसे कि पॉलीपायरोल या पॉलीथायोफिन, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कंडक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं, इस तरीके के पॉलीमर जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है, कंडक्ट थ्रू आउट
कैसे कंडक्ट होगी? कॉन्जुगेशन से। कॉन्जुगेशन, जो पॉलीमर चेन है उसमें कॉन्जुगेशन से, क्या कह सकते हैं हम? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन थ्रू आउट पॉलीमर चेन। थ्रू आउट पॉलीमर चेन। जो पॉलीमर चेन होगी, पॉलीमर चेन में जो हमारी पॉलीमर चेन होगी इस तरीके से लंबी चेन होगी, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, तो इनमें जो कॉन्जुगेशन होगा वो कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द मोलर मास इज ईटा इक्वल के एम द पावर ए, द इम्पेरिकल कांस्टेंट के एंड ए आर डिपेंड ऑन। ये जो इम्पेरिकल कांस्टेंट होता है यहाँ पर के और ए, के एंड ए, वो डिपेंड करते हैं पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पर। किस पर डिपेंड करते हैं? पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, तो इसको आपने क्या करना है? टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट कंसंट्रेशन, जो कि ग्राम पर लीटर में लेना है, ऑफ ए पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड, द स्लोप ऑफ द प्लॉट, जो इसमें प्लॉट खींचा जाएगा उसके स्लोप के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट कंसंट्रेशन, किस किस के बीच खींचना है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देख ले। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरीके से होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आर टी अपॉन एम एन प्लस आर बी टी सी, ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ पे स्लोप किस किस के बीच खींचा जाएगा? देखो ये है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी में जो एक्स है वो कंसंट्रेशन को लेना है, कहा है, तो हम इसको एम एक्स प्लस सी करेंगे, इसको एक्स और बाकी को क्या रखेंगे? एम रखेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है कि कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ खींचना है। तो ये जो हमारा आर टी अपॉन एम एन है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट, यानी कि सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाई स्लोप इस तरीके से होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, यहाँ पे एम होता है, और ये क्या रहता है? सी रहता है। तो ये एम जो है वो क्या है? स्लोप है। तो एम की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे एम की वैल्यू है आर बी टी, यानी कि स्लोप किसके इक्वल है? आर बी टी के इक्वल। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो स्लोप है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? स्लोप में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमें पता है कि जो स्लोप है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो बी होता है एक कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो स्लोप है वो क्या हो गया? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो स्लोप है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट स्लोप पर किस तरीके से पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से दिया था, प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच हमने क्या खींचना है? प्लॉट खींचना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए पॉलीमर सैंपल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन सी was measured at t. A plot of pi upon c versus c gave a straight line with slope m and intercept c. The number average molar mass weight of the polymer is. number average molar mass यानी कि mn की वैल्यू निकालोगे है, और इसने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है
पाई अपॉन सी और सी के बीच ग्राफ खींचा गया है जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट सी डैश है। तो इसी तरीके से हमें जो आंसर है उसमें यही चीज़ें लानी है, स्लोप, इंटरसेप्ट, m अपॉन सी। तो इसी तरीके से ऑप्शन आए थे, तो इसको देख लें। ये कह रहे हैं पाई अपॉन सी वर्सेस सी के बीच ग्राफ है। तो ये ग्राफ कब क्रिएट होता है? ये ग्राफ क्रिएट होता है हमारे फॉर्मूले से, पाई अपॉन सी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है, इसमें पाई अपॉन सी आएगा आर टी अपॉन एम एन, जो कि नंबर एवरेज मोलर मास है, आर बी टी सी। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? ग्राफ खींचा जाएगा। ये स्लोप रहेगा जिसको m कहा है, और ये क्या रहेगा, और इंटरसेप्ट को इसने कह रखा है c। तो ये किसके इक्वल है? c के इक्वल। तो ये कह रहा है जो mn है उसकी वैल्यू निकालो कह रहे हैं। तो mn की वैल्यू कैसे निकलेगी? mn अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूँ तो स्लोप क्या है हमारा? स्लोप आर बी टी स्लोप है, और इंटरसेप्ट हमारी क्या है? इंटरसेप्ट को इसने सी से रिप्रेजेंट करो कहा है, सी डैश से। तो इंटरसेप्ट सी डैश किसके इक्वल है? आर टी अपॉन एम एन के। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे एम एन पूछा है, तो एम एन किसके इक्वल होगा? एम एन इक्वल होगा आर टी अपॉन इंटरसेप्ट सी डैश के। यही ऑप्शन में मिला था, बस इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर सिर्फ ये दिया था इंटरसेप्ट के साथ रिलेशन, हमें पता है इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या रहता है? आर टी अपॉन एम एन। जब स्लोप पाई अपॉन सी एंड सी के बीच, कंसंट्रेशन के बीच खींचा जाए, तो उस केस में आर टी अपॉन एम एन जो होगा इंटरसेप्ट होगा, और इंटरसेप्ट को सी से रिप्रेजेंट किया है, तो एम एन की वैल्यू जो होगी आर टी अपॉन सी के इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन दिया है एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ए पॉलीमर exerts osmotic pressure of 4 torr at 300 Kelvin temperature, given R की वैल्यू गिवन है, द मोलर मास ग्राम पर मोल ऑफ द पॉलीमर इच। यानी कि हमसे क्या पूछ रखा है? एम एन की वैल्यू पूछ रखी है। देखो कहीं पर मोलर मास सिर्फ दिया रहता है तो एम एन की बात की जाती है, ठीक है। वैसे नंबर एवरेज मोलर मास देगा ही। अब एम एन की बात करें तो एम एन हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, और एम एन के साथ यहाँ दिया क्या है? प्रेशर दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, टेम्परेचर दिया है, और आर की वैल्यू दी है। तो हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, पाई अपॉन सी इक्वल आर टी अपॉन एम एन प्लस आर बी टी सी। इसके थ्रू निकालो। जो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4 टॉर दी है। 4 टॉर को अगर मैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमें किस में लेना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर में लेना पड़ेगा। प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही लेंगे, तो एटमॉस्फेयर के साथ रिलेशन देखो तो 1 जो एटमॉस्फेयर होता है वो इक्वल होता है 760 टॉर के, ठीक है। तो 4 टॉवर में हमें 4 टॉवर को हमने अगर एटमॉस्फेयर में चेंज करना है तो हमें 760 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 को 760 से डिवाइड कर लेंगे, तो पाई इक्वल क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 760। अब ये जो वैल्यू होगी अब एटीएम में होगी। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है टेम्परेचर की, वो भी गिवन है 300 केल्विन, केल्विन में ही चाहिए, केल्विन में ही दी है। कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर, ऐसे ही चाहिए तो इसी फॉर्म में दिया है। आर जो है हमने 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ही रखना है, ठीक है। इतना ही दिया है। अब इन वैल्यूज़ को रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है पाई इक्वल, अगर मैं सिर्फ आइडियल गैस के केस में लूँ तो आइडियल गैस के लिए क्या रहता है फॉर्मूला? आर टी अपॉन एम एन, इधर सी।
तो इस यही फार्मूला हमने यूज़ करना है, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो पाई इक्वल बी की वैल्यू है नहीं, तो आर बी टी सी वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता। तो पाई इक्वल यहाँ पे क्या रहेगा, सी आर टी अपॉन एम एन। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, पाई की वैल्यू कितनी दी है, देखो इधर ही कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल सी आर टी अपॉन एम एन। एम एन हमने निकालना है, तो पाई नीचे जाएगा, सबकी वैल्यू रख दे। सी की वैल्यू है 1 ग्राम पर लीटर। फिर उसके बाद है आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में आएगा। फिर उसके बाद वैल्यू रखनी है हमने 300 केल्विन। अपॉन में जाएगा पाई, पाई की जो वैल्यू है वो है 4/760 टॉर। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो जो ये केल्विन है इससे केल्विन कट जाएगा, लीटर है इधर, इधर पर में लीटर है, तो ये जो लीटर है पर लीटर से कैंसिल हो जाएगा, और जो ग्राम है, ये जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर जो आएगा ग्राम में आएगा। अब उसके बाद और वैल्यूज़ आगे सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। एम एन की जो वैल्यू होगी उसमें हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 0.0821 इंटू 300। अब ये जो आंसर हमें ग्राम में आने वाला है, बाकी सारी यूनिट हम पहले कैंसिल कर चुके हैं। और जो नीचे देखे तो नीचे 4 है, और जो 760 है वो इससे भी नीचे है, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में रख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एम एन की वैल्यू इन सब से कैलकुलेट करोगे तो एम एन की वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 760 300, इतना मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 4674 ग्राम के इक्वल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट expression for the product Mn Mw. Mn and Mw are the number average molar mass and weight average molar mass respectively for a polymer। ये कह रहे हैं Mn जो कि नंबर एवरेज मोलर मास होता है और Mw जो कि वेट एवरेज मोलर मास होता है, इन दोनों के बीच रिलेशन जो है उसके लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या रहेगा। तो एक्सप्रेशन किस तरीके से दिया था वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन ये दोनों, इन दोनों के बीच एक्सप्रेशन निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। हमें पता है एम एन किसके इक्वल होता है, एम एन की वैल्यू देखोगे तो समेशन एन आई एम आई अपॉन समेशन एन आई रहता है, और एम डब्ल्यू की वैल्यू देखेंगे तो समेशन एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन एन आई एम आई रहता है। अब यहाँ पे ये पूछा है इन दोनों के बीच जो ये एम एन है एंड एम डब्ल्यू, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा पूछा है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। तो एम एन इंटू एम डब्ल्यू पूछा है, तो एम एन इंटू एम डब्ल्यू क्या रहेगा, इन दोनों को हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या रहेगा, आंसर देखे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इधर आएगा, पहले इधर कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे समेशन एन आई एम आई है और इधर भी समेशन एन आई एम आई सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, समेशन एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन एन आई। यहाँ पे जो एन आई है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो समेशन एन आई है ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो समेशन एन आई है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था Ni से, समेशन Ni को Ni से रिप्रेजेंट किया था, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसका जो इक्वल होगा वो समेशन Ni के इक्वल होगा, यानी कि N1 + N2 + N3। तो यहाँ पे Ni से रिप्रेजेंट किया गया था। अब Ni से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो MW इंटू Mn है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू, ये जो Ni है क्योंकि ये नीचे है, इसको नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, Ni इनवर्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू Ni इनवर्स आएगी। फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, समेशन Ni/Mi²। तो यही हमें ऑप्शन में गिवन था। MW एंड Mn की वैल्यू, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो इन्वर्स में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, एज इट इज। आज के 10 क्वेश्चन यही रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन टॉपिक्स के साथ और कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।